अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर नावल इर्तका के साथ, और ये इसकी सेकेंड एपिसोड है जिसके राइटर हैं सज्जल अल्ताफ़ और अरहम जावेद। यहाँ नावल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। यहाँ कुछ इंट्रोडक्शंस दिए गए हैं सारे कैरेक्टर्स के, जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगे हैं। ऐसे तो हमें इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है सारे कैरेक्टर का एपिसोड 1 में, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है। हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो है काबिल, जिसकी एज है 37, ग्रे आइज, टॉल, वेवी हेयर, स्कार्स ऑन हैंड, जिनका पास्ट मिस्ट्री है। और कैरेक्टर की बात की जाए तो ये कैलकुलेटिव है, नेवर रॉन्ग है, डार्क एम्पैथी है, स्ट्रीट स्मार्ट है और हैकर भी हैं। पिक्चर्स सारे के सारे बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए। मुझे सारे पिक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। कलर्स भी बहुत अच्छा है, एस्थेटिक टाइप कलर इस्तेमाल किया गया है। और हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है ज़रीन, जो कि हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, शार्प, मिसैंड्रिस्ट हैं। वैसे मिसैंड्रिस्ट कहते हैं उनको जिन्हें आदमी पसंद नहीं होते, मतलब जिन्हें लगता है कि औरतें बेहतर होती हैं मर्दों के मुकाबले। इनकी एज है 35, मदरली फिगर है, उसूल पसंद है, और ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि लॉयर हैं। हील्स बहुत शानदार है, आप स्क्रीन में ज़रूर हील देखें, आपको भी पसंद आएगी। वाह, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टर है ज़ुनैरा, और इनके लिए बहुत ब्राइट कलर यूज़ किया गया है। ऑब्वियसली इनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है ये सारे कलर्स। इन सारे कैरेक्टर्स में सबसे ब्राइट कलर इनका ही यूज़ किया गया है। और ये नॉवेल रीडर हैं हम सबों की तरह, डिल्यूजनल हैं, डे ड्रीमर हैं, बिल्कुल हम सबों की तरह। एज वैसे 18 है, ऑप्टिमिस्टिक है, स्ट्रेस फ्री हैं, स्मार्ट हैं, ब्यूटी विद ब्रेन भी हैं ज़ुनैरा। नेक्स्ट अगेन डार्क कलर, और हमारा लास्ट कैरेक्टर जो है साद। साद के बारे में, ये बिजनेसमैन है, गुड विद नंबर्स हैं। पास्ट इनका ये है कि अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर चुके हैं, लॉस्ट पेरेंट्स। और लिखा है कि ये एलेक्जिथीमिया है, मतलब वो जिन्हें अपने आप को जो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे पर्सन, आई गेस सो। और इनको एंगर इशू भी है, वो तो मुझे भी है लॉस्ट इन लाइफ, मैनिपुलेटर हैं, एनालिटिकल कंट्रोलिंग है। हाँ जी, गाड़ियाँ बड़ी शानदार हैं, सूट भी। किस्त नंबर 2, जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ली, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स ढेर सारे करें। काबिल के दुश्मनों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो काबिल के दुश्मन हैं। ये जुमला सुनते ही उस आदमी के तासुरात बदल गए, चेहरे से सारा गुरूर गायब हो गया। आंखों में जो धमकी और अकड़ थी वो लम्हों में खौफ में बदल गई। ऐसा खौफ जैसे किसी पुराने और भयानक ख्वाब ने अचानक आंख खोल दी हो। वो नाम शायद उसे कुछ बहुत बुरा याद दिला गया था। वो आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा, ज़िंदगी की भीख मांगते हुए रोने लगा। खुदा के लिए छोड़ दो, मेरे 3 बच्चे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। सामने खड़ा शख्स खामोशी से उसे देखता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, ओह सच? तुमने गलती से 2 लड़कियां अगवा कर ली और गलती से ही उन्हें बेच भी दिया? वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। आदमी के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। अगले लम्हे एक एक करके उसके नाखून तोड़े जाने लगे, चीखें फिजा में गूंजने लगी। दर्द, ऐसा दर्द जिसमें आवाज़ भी साथ छोड़ दे। यहाँ कोई नहीं आएगा, वो शख्स सुकून से बोला। ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात। आदमी के हाथ खून से भर चुके थे, वो तड़प रहा था, चीख रहा था। एक मासूम सा सवाल पूछ सकता हूँ? उस शख्स ने उसके करीब आकर पूछा। प्लीज़ माफ़ कर दो, भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो शख्स झुका और आहिस्तगी से बोला, जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है उसके बाद मर जाना तुम्हें बेहतर लगेगा। खैर, सवाल पर वापस आते हैं। वो ज़रा रुका। कभी सोचा कि कल को तुम अपनी बेटी के आंसू साफ करोगे, क्योंकि उसका वास्ता तुम जैसे किसी शख्स से पड़ेगा? आदमी अभी भी गिड़गिड़ा रहा था। अगले लम्हे उसके जिस्म पर पेट्रोल डाला गया, चीखें तेज़ हो गई। उस शख्स ने सुकून से सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्लासिक रिवेंज।
जलती हुई सिगरेट पेट्रोल पर फेंक दी। शोले भड़क उठे। उस शख्स ने फ़ोन जेब से निकाला, एक नंबर डायल किया। मार दिया उसे काबिल, बच्चियों को भी बचा लिया है। फ़ोन बगैर किसी जवाब के बंद हो जाता है। सुबह का वक्त था। दफ्तर की शीशे से बनी बुलंद बाला इमारत सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में जगमगा रही थी, जैसे ये इमारत खुद अपनी कामयाबी पर नाज़ा हो। मगर उस चमक के बीच माया के अंदर एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था, ऐसा अंधेरा जो थकन और खौफ से जन्म लेता है। वो आज दफ्तर देर से पहुंची थी। एक हफ्ते से मुसलसल ओवर टाइम ने उसकी नींद छीन ली थी। रातें बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरी थी। छत को तकते तकते आंखें जलने लगती और अक्सर वो रोते रोते सो जाती थी। अजीब बात यह थी कि अब रोना ही उसके लिए सुकून बन चुका था, जैसे आंसू न बहें तो दिल का बोझ सांस लेना भी मुश्किल कर दे। आज वो मीटिंग के लिए 30 मिनट लेट थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ था, जैसे हर कदम के साथ कोई डांट, कोई तजलील उसका इंतज़ार कर रही हो। दफ्तर में दाखिल होते ही उसने थका हुआ सांस लिया, बैग मेज़ पर रखा और जैसे ही पीछे मुड़ी वो वहीं रुक गई। सामने एक शख्स खड़ा था। माया का दिल ज़ोर से धड़का। लम्हा भर को यूं लगा जैसे दिल ने अपनी जगह बदल ली हो। उसका वजूद हद से ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा चंद लम्हों के लिए साकित हो गई हो। कैसी हो? परेशान लग रही हो? उस शख्स ने पुरसुकून हमवार लहजे में पूछा। माया चौंक गई। हम नहीं, मेरी मीटिंग है। उसकी आवाज़ खुद उसके कानों में अजनबी लगी। 30 मिनट लेट हो? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। जाओगी? नहीं गई तो सर साथ मुझे निकाल देंगे, माया घबराहट में बोली। मेरे लिए कंपनी का इंटर्नशिप लेटर बहुत ज़रूरी है। ओहो, वो इत्मीनान से बोला, जैसे ये सब कोई मामूली बात हो। एक मीटिंग से कुछ नहीं होता। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। माया समझ नहीं पा रही थी कि रद्द अमल क्या दे। उसका दिल पीछे हटने को कह रहा था, मगर आंखें उस शख्स को छोड़ने पर आमादा नहीं थी। वो बस उसे देखे जा रही थी, चोरी चुप्पी निगाहों से। उस शख्स में कोई ऐसी कशिश थी जो लफ्ज़ों के बगैर खामोशी से अपनी तरफ खींच रही थी। वो शख्स मुड़ा और चल पड़ा। माया चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। दिल और दिमाग की कशमकश में सांस तेज हो गई, फिर जैसे खुद को समेटा, हिम्मत जमा की और उसके पीछे चल पड़ी। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ। माया ने जैसे ही लिफ्ट की बंद होती बत्तियां देखी, उसका दिल घबरा गया। उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ, जैसे वो किसी ऐसी हद को पार कर रही हो जहाँ से वापसी आसान नहीं होती। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ी। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे कि उस शख्स ने पाँव आगे बढ़ा दिया। दरवाज़ा दोबारा खुल गया। माया फौरन अंदर आ गई। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ। खामोशी छा गई। माया बेचैनी से खड़ी रही। जहन में हज़ार सवाल थे। उस शख्स के हाथ जेब में थे, चेहरा पुरसुकून, हद से ज़्यादा मुतमईन। ऐसा इत्मीनान जो या तो बहुत बड़ी ताकत से आता है या बहुत बड़ी बेहिसी से। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हर गुजरता फ्लोर माया के दिल की धड़कन को तेज़ करता जा रहा था। आदाद उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे और दिल जैसे हर नंबर पर थोड़ा और डूब रहा था। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी। वो शख्स बाहर निकला। माया के दिल में हल्का सा खौफ उभरा, जैसे किसी अनजानी गहराई के किनारे खड़ी हो। सब ठीक है माया, आ जाओ। उसकी आवाज़ में अजीब सी ताकत थी। माया ने कुछ सोचे समझे बगैर उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। वो शख्स दरवाज़ा खोलकर इमारत की छत की तरफ चल पड़ा। 47वीं मंजिल। हवा तेज़ थी, बालों को बिखेरती, कपड़ों से टकराती। नीचे शहर एक बेजान नक्शे की तरह फैला हुआ था। छोटी छोटी गाड़ियाँ, नन्हे चिराग, जैसे सब कुछ बहुत दूर हो। माया ने रफ्तार आहिस्ता कर दी। कैसी हो? उसने दोबारा पूछा। माया ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, पता नहीं। क्यों? मुझे एंजाइटी हो रही है। माया की आवाज़ भर आई। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर रही हूँ। वो शख्स हंस दिया, हल्की बेजान हंसी जिसमें खुशी नहीं थी, सिर्फ तजुर्बा था। कभी मरने की कोशिश की है? माया चौंक गई। क्या? फिर जिंदा क्यों हो? माया के लब कांपे। पता नहीं, क्योंकि तुम जिंदा रहना चाहती हो। माया की आंखों में आंसू भर आए। जीना भी मुश्किल लगता है, रोज़ रोती हूँ। वो शख्स छत के किनारे जाकर खड़ा हुआ, बगैर किसी जज्बे के, जैसे गहराई उसके लिए कोई मायने न रखती हो। आओ माया।
مایا کو لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ ہوا تیز تھی، نیچے گہرائی خوفناک۔ اگر میں گر گئی تو؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ سکون سے بولا۔ مجھ پر یقین کرو۔ نہ جانے کیوں مایا کو اس پر یقین آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، کنارے پر پہنچی، نیچے دیکھا۔ 47 منزلیں، سر چکرایا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ 1 2 3 مایا لڑکھڑائی، چیخ اس کے گلے میں اٹک گئی۔ اگلے ہی لمحے مایا کی کلائی اس کے ہاتھ میں تھی۔ مایا نے آنکھیں کھولی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس شخص کا ہاتھ اس کی کلائی میں تھا، مضبوط، پورا اطمینان۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو خوف کے بیچ میں بھی عجیب سا سکون دے جائے۔ مایا نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون تھا یا خوف، بس کچھ محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے اب بھی اجنبی کیوں نہیں لگ رہا تھا، وہ قابل تھا۔ تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا مایا۔ قابل کی آواز نرم تھی، مگر اس نرمی میں وزن تھا۔ تم جینا چاہتی ہو، دکھوں میں رہ کر کمزور ہو جاؤ گی تو ایک دن پچھتاؤ گی کہ ہر چیز سے کیوں ڈرتی رہی۔ اس نے مایا کو آہستگی سے اوپر اٹھایا، جیسے اسے معلوم ہو کہ گرنے نہیں دے گا۔ وہ اسے واپس چھت کے کنارے سے ہٹا کر محفوظ جگہ پر بٹھا دیتا ہے۔ ہوا اب بھی تیز تھی، بالوں کی لٹیں بے ترتیب چہرے پر آ رہی تھی۔ عمارتوں کے درمیان سیٹی سی بجاتی سرد ہوا، مگر مایا کے دل کا شور جو کچھ لمحے پہلے اس کے سینے کو پھاڑ رہا تھا، اب کہیں دب سا گیا تھا، جیسے کسی نے اندر کے طوفان پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ مایا تم بہت مضبوط ہو، قابل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرنا چھوڑ دو، تم بہت خاص ہو، میرے پاس تمہارے لیے نیا کام ہے۔ قابل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے بات معمولی ہو۔ کیسا کام؟ مایا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سب پتہ چل جائے گا، قابل نے پلٹتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ہم تمہاری انٹرنشپ ختم کر رہے ہیں۔ وہ لفٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ میرے لیے بہت ضروری ہے سر، مایا گھبرا کر بولی۔ میرا کریئر اس پر ڈپینڈ کرتا ہے سر۔ قابل نے آنکھیں بند کی، لفٹ کے سامنے رکا اور بٹن دبا دیا۔ دھیمی سی بیپ کی آواز گونجی۔ میرا خیال ہے زمان گروپ آف انڈسٹریز کی ایگزیکٹو اسسٹنٹ بننے کے بعد کریئر کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ مایا خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں سرسات کا خیال آیا۔ وہ شخص جو کافی گرنے پر بھی اوور ٹائم دے دیتا تھا، اپنی سیکریٹری کا جینا مشکل بنا دیتا۔ سر مجھے نہیں لگتا سرسات کو پسند آئے گا کہ میں ان کی سیکریٹری بنوں، مایا نے سہمی آواز میں کہا۔ قابل لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ کس نے کہا کہ تم سات کی سیکریٹری بن رہی ہو؟ مایا ابھی بھی باہر کھڑی تھی۔ تو پھر؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کمپنی میں کچھ چھوٹی سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مایا الجھن میں پڑ گئی۔ آ جاؤ مایا، قابل نے مڑ کر دیکھا، ورنہ یہیں رہ جاؤ گی۔ وہ لفٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ مایا اب بھی باہر ہی کھڑی تھی، اس کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ سرمئی، نہ مکمل سیاہ نہ مکمل روشن، وہ رنگ جو موسم کی طرح ہوتا ہے، نہ صاف نہ طوفانی، بس گہرا۔ وہ چاہتی تھی کہ نظریں ہٹا لے، مگر جیسے کوئی اندیکھی ڈور اسے وہیں باندھے ہوئے تھی۔ لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ مایا کو ایک لمحے کے لیے لگا اگر وہ پیچھے رہ گئی تو کچھ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ مایا، قابل نے ایک بار اسے مخاطب کیا۔ مایا چونک کر اندر آ گئی۔ کیا سر ساتھ کمپنی چھوڑ رہے ہیں؟ قابل نے اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھا، پھر وہ مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ غیر ضروری حد تک خوبصورت تھی۔ نہیں مایا، تمہارے سر ساتھ کہیں نہیں جا رہے۔ وہ ذرا رکا۔ پہلے یہ بتاؤ، 2 لاکھ روپے سٹارٹنگ سیلری سمجھ میں آتی ہے؟ مایا کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو، مفت کے اوور ٹائم، صرف ایک سرٹیفکیٹ کے لیے، اور اچانک زمان گروپ کی ایگزیکیوٹیو اسسٹنٹ۔ قابل لفٹ کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، چہرے پر اطمینان۔ میں ہاں سمجھوں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ مایا نے حیرت سے پوچھا۔ قابل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں مایا، تم اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہو۔ لیکن میں تو آپ سے پہلی بار ملی ہوں، مایا نے ہمت کر کے کہا۔ آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ باقی باتیں بعد میں، قابل نے کہا۔ اسی لمحے لفٹ کا دروازہ کھل گیا، وہ باہر نکلا۔ مایا نے قدم روک لیا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ قابل نے بغیر پیچھے موڑے جواب دیا۔ قابل۔
پھر وہ رک کر پیچھے مڑا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، نرم مگر پراسر۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے راستہ خود پیچھے ہٹ رہا ہو، پورا اعتماد، خاموش مگر حاوی۔ مایا لفٹ سے باہر آئی۔ اس کا دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے واپس اپنے ڈریسنگ پر آئی۔ کی بورڈ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، سب ویسے ہی تھا، مگر مایا بدل چکی تھی۔ تم میٹنگ میں نہیں آئی؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی کولیگ نے کرسی گھماتے ہوئے پوچھا۔ مایا کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی، آنکھیں اسکرین پر تھی مگر ذہن کہیں اور، وہاں جہاں قابل کی موجودگی ابھی تک فضا میں تحلیل نہیں ہوئی تھی۔ ہیلو، کولیگ نے ذرا اونچی آواز میں اسے متوجہ کیا۔ مایا چونکی۔ میں لیٹ ہو گئی تھی، کسی نے کچھ کہا؟ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، وہ مسکرائی، سب کی حاضری لگی ہے تمہارے سوا، شاید میم نے نظر انداز کر دیا۔ مایا جانتی تھی یہ اتفاق نہیں تھا، قابل کا آنا، وہ مختصر ملاقات، وہ چند فیصلے، وہ خاموشی سے ہو گئے۔ پورے فلور پر قابل کے نام کا سایہ تھا، لوگ ان کا نام لیتے ہوئے آواز نیچی کر لیتے جیسے دیواریں بھی سن سکتی ہو، خوف، عزت یا شاید دونوں، مگر مایا کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنے سخت، اتنے خوفناک کیسے ہو سکتے تھے۔ وہ تو اچھے انسان لگتے تھے، پھر سب ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ وہ پوری طرح خوش بھی نہیں ہو سکی۔ جب بھی وہ ہنستی، دل کے کسی کونے میں ایک انجانی تشویش جاگ اٹھتی، ایسا لگتا جیسے خوشی پر کوئی غیر مرئی پابندی ہو۔ مایا، آپ کو ایگزیکیوٹو فلور کے مین آفس میں بلایا گیا ہے۔ فلور مینیجر کی آواز سن کر اس کے خیالات بکھر گئے۔ مایا کے دل میں بے چینی دوڑ گئی۔ مین آفس؟ وہاں سرساد ہوتے ہیں؟ کیا سرساد نے بلایا ہے؟ مایا نے آہستہ سے پوچھا، جیسے جواب پہلے ہی جانتی ہو۔ جی، اوکے میم، مایا نے ہمت جمع کی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایگزیکیوٹو فلور کا ماحول ہمیشہ سرد اور خاموش رہتا تھا، چمکتی دیواریں، بھاری دروازے اور وہ خاموشی جو باتوں سے زیادہ کہہ جاتی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آفس میں داخل ہوئی۔ اندر سرساد موجود تھے، وہ اپنی کرسی پر سیدھے بیٹھے تھے، سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی۔ مایا کا دل زور سے دھڑکا۔ سرساد نے ایک مختصر نظر اس پر ڈالی اور بیٹھے بیٹھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فائل پکڑ لو، انہوں نے سخت مشینی لہجے میں کہا۔ آج کا دن بس یہی کام ہے، دھیان سے پڑھ کر سائن کرنا، 4 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ مایا کو لگا وہ کچھ اور کہیں گے، کوئی سوال، کوئی وضاحت، کوئی جملہ، مگر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئے جیسے مایا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مایا نے فائل اٹھائی، کاغذوں کا وزن ہاتھ میں غیر معمولی لگا۔ سر، شوڈ آئی لیو؟ ہاں، سعد نے بے تاثر انداز میں کہا۔ صبح قابل سے مل لینا، وہ گائیڈ کر دیں گے۔ بس اتنا ہی، نہ لہجے میں نرمی نہ سختی، صرف ایک فاصلہ۔ مایا خاموشی سے فائل لیے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ قابل، اب وہ نام صرف ایک سوال نہیں رہا تھا، وہ اس کے آنے والی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ صبح کی نرم روشنی شیشے کی کھڑکی سے پھسلتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سعد اپنی لکڑی کے بڑے سے اسٹڈی ٹیبل پر جھکا ہوا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈیٹا کی لائنیں جگمگا رہی تھی۔ ایک ہاتھ ماؤس پر تھا اور دوسرے میں کافی کا مگ، جس سے بھاپ کے باریک مرغولے اٹھ رہے تھے۔ وہ بے دھیانی میں کافی کا گھونٹ لے رہا تھا، جیسے ذائقہ نہیں صرف عادت نبھا رہا ہو۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، سعد نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور زنیرہ اندر داخل ہوئی۔ سعد کے لیے جیسے صبح یکایک ناگوار ہو گئی ہو۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے زنیرہ کو ایک سرد ناگواری سے بھری نظر سے دیکھا، جیسے اس کی موجودگی ہی کسی خلل کا سبب ہو۔ زنیرہ نے جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے سفید رنگ کے انر شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے ساتھ سفید بیگی پینٹ تھی، اوپر سے لمبا سیاہ کوٹ اس کے لباس کو سادہ مگر مرتب انداز دے رہا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پر چشمہ رکھا تھا اور ایک کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں سامنے رکھے صوفے کی طرف بڑھی اور بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، موٹی سی، تھوڑی سی پرانی، جس کے کنارے ہلکے سے مڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک ناول تھا۔ سعد مسلسل اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی سوال، کوئی اعتراض زبان پر آ کر رک گیا ہو۔
दूसरी तरफ ज़ुनैरा किताब में इस तरह डूबी हुई थी जैसे वो कमरा, वो लोग, वो कशीदगी सब किसी और दुनिया की चीज़ें हों। उसकी आंखें सफ़ों पर तेज़ी से चल रही थी, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी छाई हुई थी। साद ने दिल ही दिल में सोचा, आज काबिल भी आ रहा है, आज उसका फैसला ही हो जाएगा। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। ज़रीन अंदर दाखिल हुई। उसने साद को सलाम किया। साद ने सर उठाकर मुख्तसर सा जवाब दिया और फ़ौरन लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हो गया, जैसे बातचीत से ज़्यादा उसे डेटा अजीज़ हो। काबिल साहब ने कब आना है? ज़रीन ने सीधा सवाल किया। साद ने एक लम्हे को रुककर स्क्रीन को देखा। वो जब बैरूनी सफ़र से आता है तो उसके आने का कोई वक्त नहीं होता। काबिल इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? ज़रीन के लहजे में हैरत साफ झलक रही थी। वक्त का मजाक उड़ाने वाला शख्स इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला रहा है? साद ने हल्का सा कह कहा नहीं, बस एक खुश्क मुस्कुराहट दी। वो हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा है और बदकिस्मती से वो रुका, जैसे कोई पुरानी याद जुबान पर आने से पहले ही भारी हो गई हो। वो कभी गलत साबित नहीं होता। लापरवाह भी और गलत भी नहीं, जरीन ने आहिस्ता कहा। इंटरेस्टिंग। अगर वो गलत होता, साद का लहजा शिकस्ता हो गया, तो मुझे कभी ना कभी उससे कुछ कहने का मौका मिलता। जरीन ने दिल ही दिल में काबिल से भी उम्मीद छोड़ दी। 12 साल पुराना मामला और ऐसा शख्स इंसाफ करे, बहुत मुश्किल था। 2 घंटे गुजर गए। साद मुसलसल काम में मसरूफ रहा। उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहीं, नज़रें डेटा से नहीं हटी। जरीन अपने मोबाइल पर दस्तावेज़ खोले बैठी थी, अहम नकात नोट कर रही थी, मुमकिन दलाइल जहन में तरतीब दे रही थी। और जुनैरा, वह अपने नावल के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कहानी के साथ जुड़ चुकी हो। अचानक साद के फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। उसने कॉल रिसीव की। सिर्फ 4 लफ्ज़, वो आ गए हैं सर। साद ने फ़ोन कान से हटाया। इंतज़ार अपने अख्तिताम के करीब था। ओके, उसने बिल्कुल नॉर्मल लहजे में कहा और फ़ोन रख दिया। काबिल 5 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएगा, साद ने ज़रीन की तरफ देखे बगैर कहा। फिर आप अपनी तसल्ली करके मेरा पीछा छोड़ सकते हैं। लहजे की तलखी साफ महसूस की जा सकती थी। ज़रीन ने आंखें उठाई। आपको अपना लहजा दुरुस्त करना होगा साद। अगर काबिल ने नाइंसाफ़ी की तो ये केस लंबा चलेगा। उम्मीद है आप इसके लिए तैयार होंगे। साद जवाब देने ही वाला था कि दरवाज़ा खुला। वो लंबा दराज का शख्स मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। एक हाथ में कॉफ़ी का मग, दूसरा बेफिक्री से जेब में। उसने सुरमई पैंट कोट पहन रखा था जो उसके कदोकामत पर पूरी तरह जच रहा था। अंदर स्याह शर्ट थी। उसके लहरदार बाल नफासत से पीछे की तरफ संवारे हुए थे, जो उसकी शख्सियत की शाइस्तगी को और नुमायां कर रहे थे। पूरा हुलिया उसके संजीदा, मुहज़्ज़िब और मतवाज़िन होने का अक्स था। अंदर आते ही उसने मेज़ के साथ टेक लगाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीन और ज़ुनैरा ने बैक वक्त जवाब दिया। ज़ुनैरा ने फ़ौरन किताब में बुक मार्क लगाया और उसे बंद कर दिया। ये छुटकू ज़ुनैरा है ना? काबिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ज़ुनैरा चौंक गई। साद ने उसका जिक्र किया था। जी, उसने हैरानी से जवाब दिया। काबिल मुस्कुराया और उसी लम्हे कमरे का माहौल बदलने लगा था। काबिल साहब, मेरा ख्याल है आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ज़रीन ने दो टोक लहजे में कहा, मगर उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो अदालतों में सुनी जाती है। यहाँ फ़िज़ा ही कुछ और थी, जैसे हर लफ्ज़ बोलने से पहले खुद को तोलना पड़ता हो। काबिल सामने पड़े सफ़ेद सोफे पर बैठ गया। जी हाँ ज़रीन, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर बात बदलते हुए बोला, खैर आप बताएं, ज़रीना बेगम कैसी हैं? ये जुमला सुनते ही ज़रीन के चेहरे से रंग उड़ गया। लम्हे भर को उसकी पुश्त सीधी हो गई, उंगलियां बेख्तियार आपस में उलझ गई। ये बात किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए थी। ज़रीना उसकी माँ का नाम था। माजी की तलखियाँ याद आने लगी। वो उस अजियत से बहुत पहले बाहर आ चुकी थी, या कम अज़ कम वो यही समझती थी। ठीक है, उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। आप कैसे जानते हैं उन्हें? काबिल के होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई। सिर्फ आप ही तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी ज़रीन। फिर तो आपको मालूम होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ज़रीन के जज्बात उसके चेहरे पर जाहिर नहीं हो रहे थे। वो मजबूत मिजाज औरत थी, खुद को संभालना जानती थी। जी, काबिल ने मेज़ पर पड़ी रूबिक्स क्यूब उठाई। कमरे में खामोशी छा गई, सिवाय उसके हाथों की तेज़ हरकत के। एक हाथ चंद घुमाओ और ठीक
23.6 सेकंड में क्यूब हल हो चुकी थी। उसने क्यूब मेज़ पर रख दी, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान नहीं था। सादी, तुम्हें कहा भी था कि 8 खानों वाली रूबिक्स क्यूब ले लेते। ये तो बहुत आसान है, काबिल ने अफसरदा अंदाज में कहा। ज़रीन को समझ नहीं आ रही थी। ये शख्स कहीं से भी समान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाला नहीं लगता था। हद से ज़्यादा लापरवाह, हद से ज़्यादा आज़ाद। काबिल, इन लोगों का मसला देख लें अभी, साद ने गुस्से को दबाते हुए कहा। एक तो तुम आजकल के बच्चे, ज़रा सब्र नहीं तुम लोगों में, काबिल ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर अचानक ज़रीन की तरफ मतवज्जा हुआ। जी लॉयर साहिबा, क्या चाहती हैं आप? उसकी नज़रें ज़रीन पर जमी थी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे जवाब पहले ही मालूम हो गया, मगर रस्मी सवाल ज़रूरी हो। आपको मालूम होगा कि इस कंपनी में ज़ुनैरा के 50% शेयर्स हैं। ज़रीन ने साफ और नपे तुले अल्फाज में कहा। एक्यूजेशन बाई लॉज के मुताबिक इसका भी इतना ही हक है जितना मिस्टर साद का। ज़रीन हर मुमकिन जवाब के लिए तैयार थी। काबिल हंस पड़ा। यह हंसी कमरे में अजीब तरह से गूंजी थी। मिस्टर साद, सादी कह सकते हैं आप इन मोहतरम को, काबिल ने साद की तरफ देख कर कहा। हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। साद एकदम संजीदा हो गया। मुझे पसंद नहीं कि कोई ऐसा शख्स मेरा नाम ले। काबिल ने इस बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। उसकी तवज्जो अब ज़ुनैरा पर थी। वो किताब बंद किए खामोशी से उसे देख रही थी। कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप? काबिल ने जैसे यूं ही पूछ लिया। सवाल अजीब था, मगर ज़ुनैरा ने जवाब दे दिया। माला। ओह, वही जिसमें माला मर जाती है? काबिल ने तजस्सुस से पूछा। यह सुनकर ज़ुनैरा का दिल डूब गया। वो कई महीनों से इस नावल के स्पॉइलर से ख़ुद को बचाती आ रही थी। किसने सोचा था कि शेयर एक्विजिशन की मीटिंग में कोई इसका नावल स्पॉइल कर देगा? सॉरी, मुझे लगा आप पढ़ चुकी हैं, काबिल ने कहा, मगर नज़रें अब भी उसी पर थी। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। ज़रीन ने काबिल की तवज्जो वापस अपनी तरफ खींची। आप संजीदगी से इस मसले पर फोकस कर सकते हैं। ज़रीन, ज़रीन, काबिल ने नरम लहजे में कहा। आप बैठे, कॉफ़ी आ रही है, साथ केक भी। हम आराम से बात करते हैं। ज़ुनैरा, आप 18 की हो गई? काबिल ने पूछा। जी। ज़ुनैरा अभी तक शक में थी। ये इंसान उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। नावल उसने जानबूझकर स्पॉइल किया था। उसने खुद देखा था, बुकमार्क लगाते हुए। दैट्स गुड, काबिल मुस्कुराया। हम आपको आज से ज़ूई बुलाएंगे। अच्छा निकनेम है ना? वो किसी बच्चे की तरह पुरजोश हो गया। ज़रीन और ज़ुनैरा एक दूसरे को देखने लगी। यही वो शख्स था जिससे सब डरते थे। यही वो था जिसका डेटा नेशनल डेटा बेस में मौजूद नहीं था, और यही इस कंपनी को चला रहा था। मैं ऐसा ही हूँ, काबिल ने जैसे उनके ख्यालात पढ़ लिए हों। सादी भी यही सोचता है। 23.6 सेकंड में रूबिक्स क्यूब हल करना, हर बात बगैर कहे समझ जाना। काबिल वाकई एक ख़ास शख्सियत का मालिक था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। काबिल ने नज़रें उठाए बगैर कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खुला और मारिया अंदर दाखिल हुई। उसके कदम गैर इरादी तौर पर सुस्त थे, जैसे फ़िज़ा का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो। आंखें नीची, उंगलियां आपस में उलझी हुई। बिल्कुल वक्त पर आई हो माया, काबिल ने मुस्कुरा कर कहा। वो हल्का सा मड़ा। ज़ुई, ये माया है, आपकी सेक्रेटरी। साद ने चौंक कर कुर्सी की पुश्त मजबूती से थाम ली। क्या मतलब? ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पांव तले ज़मीन खींच ली हो। ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया था, काबिल ने बनावटी अफसोस के साथ कंधे उचकाए। ज़रीन ने तुम्हें जो कुछ बताया है वो सब दुरुस्त है। मैंने 2 साल इस कंपनी पर लगा दिए हैं। साद ने मेज़ पर हाथ रखा। उंगलियां कांप रही थी। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ये सब यूं ही दे दूं? माया की सांस अटक गई। सर साद उस लम्हे हद से ज़्यादा खौफनाक लग रहे थे। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या काबिल सर वाकई सब कुछ ठीक कर लेंगे? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कंपनी तुमने अकेली बनाई हो। काबिल कुछ बोलता, उससे पहले ही ज़ुनैरा बोल पड़ी। यह कंपनी हम दोनों के अबू ने मिलकर कायम की थी। ये मेरी मेहनत है, मैंने इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। जो चीज़ मेरी है, ज़ुनैरा ने सुकून से सांस लिया, वो मैं ले कर रहूँगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, साथ कुछ बोलने ही वाला था। तुम दोनों को कंपनी से एग्जाइल किया जा रहा है।
काबिल ने बात काटते हुए ज़रीन की तरफ चाय का कप बढ़ाया। उसका लहजा बिल्कुल मामूल का था, मगर कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आप इन दोनों को कैसे निकाल सकते हैं? ज़रीन भी साद और जुनैरा की तरह शौक में थी। क्योंकि कंपनी के वोटिंग राइट्स मेरे पास हैं। काबिल ने बड़े सुकून से केक का एक और टुकड़ा काटते हुए कहा। और इन दोनों के 22 साल के होने तक पावर ऑफ अटॉर्नी भी मेरे ही पास है। सादे लफ्ज़ों में इन्हें कानूनी तौर पर कंपनी से निकाल सकता हूँ। ओ माया, ये केक ट्राई करो, बहुत मज़े का है। काबिल ने माया की तरफ इशारा किया। माया उलझन में थी। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में तो लिखा था कि वो मिस जुनैरा की सेक्रेटरी होंगी। अगर जुनैरा ही यहाँ से निकाल दी गई तो उसका उस कमरे में होना किस लिए था? वो खामोशी से काबिल के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। काबिल ने केक का टुकड़ा उसके सामने रखा। ये ज़ाती होगी, ज़रीन ने सख्ती से कहा। बगैर किसी दुरुस्त वजह के आप इन दोनों को एग्जाइल नहीं कर सकते, चाहे आपके पास राइट से क्यों ना हो। और अगर मैं फिर भी निकाल दूँ तो? काबिल ने ऐसे पूछा जैसे वो ज़रीन की शख्सियत को पढ़ रहा हो। मैं कोर्ट में केस करूँगी। ज़रीन की आवाज़ में धमकी वाज़ेह थी। मेरे लिए ये साबित करना बहुत आसान होगा कि आपका फ़ैसला सिर्फ आपके ज़ाती फ़ायदे के लिए था। साद और जुनैरा दोनों इस कंपनी के हकदार हैं। यू आर वेलकम टू ट्राई। काबिल ने केक की एक बाइट लेते हुए कहा, जैसे सब कुछ अब भी उसके लिए महज एक खेल हो। साद खामोश था। शायद ये काबिल की कोई चाल हो। वो हद से ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। ये सब एक फरेब भी हो सकता था। आप ये केस हार जाएंगे। ज़रीन ने काबिल को एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो कभी केस नहीं हारी थी। कमरे में एक सुनसान वीरान सी फिज़ा छा गई। काबिल की एनर्जी बदल चुकी थी। वही हंसमुख शख्स अब खौफनाक लग रहा था। मैं कभी नहीं हारता ज़रीन। उसका लहजा सर्द हो चुका था। जीत, वो ज़रीन की आंखों में आंखें डालकर बोला, हमेशा से मेरे मुकद्दर का हिस्सा रही है। माया की नज़रें काबिल से हट ही नहीं पा रही थी। पूरा कमरा जैसे किसी बंजर मैदान में बदल गया हो। वो शख्स अब वैसा नहीं लग रहा था जिसने कभी माया को ज़िंदगी की अहमियत समझाई थी। ये कोई और ही शख्स था। इंसाफ करना ज़रूरी है। ज़रीन का पारा हाई हो रहा था। मैं आपको ये ज़ाती नहीं करने दूंगी। मैंने कब कहा कि ज़ाती होगी? काबिल ने केक की दूसरी स्लाइस उठाई। ये दोनों अभी तैयार नहीं हैं। अगर अभी इन्हें एक साथ फैसला साजी का इख्तियार दे दिया तो सब कुछ ख़राब कर देंगे और कुछ नहीं सीखेंगे। वो लम्हा भर को रुका, फिर बोला, इसलिए हम इन्हें एग्जाइल करेंगे। 2 साल में इन्हें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा होना होगा। जैसे ही 10 लाख का प्रॉफिट आएगा तो वापसी। कैसा है ये आइडिया? आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि जुनैरा के शेयर्स हैं? ज़रीन ने फ़ौरन पूछा। वो उसकी अमानत है, उसे मिल जाएगी। काबिल ने यकीन दिलाया। मैं इस हवाले से पेपर वर्क तैयार कर लूँगी। क्या आप कल अवेलेबल होंगे? काबिल ने फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। चंद सेकंड बाद ज़रीन का फ़ोन बज उठा। ये मेरा नंबर है, काबिल ने फ़ोन रखते हुए कहा। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। साद और जुनैरा की तरफ मुड़ा। तुम दोनों जल्दी फ़ैसला करो कि कौन सा बिज़नेस करना है। तुम वाकई मेरे साथ ऐसा करोगे? साद ने काबिल को यूं देखा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सादी, ये दिन आना ही था। काबिल ने थके हुए लहजे में कहा। तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे मना किया था बताने से, इसलिए ज़रीन और जुनैरा के आने पर ही तुम्हें सब मालूम होना था। और जहाँ तक एग्ज़ाइल करने की बात है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कंपनी के 2 हिस्से बनते हैं या तुम दोनों एक साथ उसे संभाल सकते हो। साथ जानता था उस लम्हे वो कुछ नहीं कर सकता। ज़रीन, मुझे आपसे अलग बात करनी है, काबिल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। माया, आप जा सकती हैं। कल से आपकी असल जॉब शुरू होगी। मैं चाहता था आप बस ये इंट्रैक्शन देख लें। फिर उसने साद और जुनैरा की तरफ रुख किया। तुम दोनों का अब इस जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाहर जाओ और 3 घंटों में मुझे बताओ कि कौन सा बिज़नेस कर सकते हो। काबिल ने एक ही साथ सब कुछ निपटा दिया। साद खामोश खड़ा था। उसकी खुशी चीख चीख कर वो सब कह रही थी जो वो बोल कर नहीं कह पा रहा था। जुनैरा भी अब समझ चुकी थी। पिछली मुलाकात में साद ने जो कहा था वो आज सच साबित हो रहा था। काबिल हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा था, मगर आखिर उस शख्स में ऐसा क्या था कि बिजनेस टाइकून ने
उसे अपनी औलाद से ज़्यादा काबिल एतमाद समझा। साद आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, जैसे हर कदम उसके अंदर कुछ तोड़ रहा हो। जुनैरा ने मेज़ से अपनी किताब उठाई, बैग कंधे पर डाला। साद आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, जैसे हर कदम उसके अंदर कुछ तोड़ रहा हो। जुनैरा ने मेज़ से अपनी किताब उठाई, बैग कंधे पर डाला। ज़रीन, मैं पास वाली कॉफ़ी शॉप में हूँगी, बस ऐलान किया और पलटे बगैर चली गई। दफ्तर खाली हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ काबिल और ज़रीन आमने सामने बैठे थे। काबिल ने टांग पर टांग रखी, सोफे से टेक लगाई, चेहरे पर वही बेफिक्री, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मानना पड़ेगा आपकी चालाकी को, ज़रीन ने फाइल बंद करते हुए कहा। अगर मैं सेक्शन के कानून के तहत केस भी ले जाती तो 7 साल चलता। जुनैरा 4 साल में 22 की हो जाएगी। आपने खूब जाल बिछाया है ताकि मैं केस ना करूं। वो रुकी, नज़रें सीधी काबिल पर जम गई। लेकिन मैं फिर भी करूंगी, मुझे आप पर भरोसा नहीं। काबिल ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया, मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी वकील हैं आप। वो संजीदगी से बोला, केस ज़रूर करना चाहिए बैकअप के तौर पर, अगर मैं धोखा दे दूं। जस्ट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। उसने कप आहिस्ता से मेज़ पर रख दिया। लेकिन उस वक्त सबसे अहम चीज़, काबिल का लहजा बदल गया। ज़ोई की हिफाजत है। क्या मतलब? ज़रीन सीधी होकर बैठ गई। मतलब ये कि जब आप इस लेवल की इंडस्ट्री में एक नुमाया नाम बन जाएंगी तो दुश्मन खुद बन जाते हैं। काबिल पुरएतमाद अंदाज में बोला, और सबसे ख़तरनाक दुश्मन यहाँ की माफिया। मैं जुनैरा को बचा सकती हूँ। ज़रीन के अंदर की ममता जागी। हमेशा बचाती आई हूँ, वो महफूज रहेगी। काबिल ने सर हिलाया। आप और ज़ोई का यहाँ आना सबने नोटिस किया होगा और ये बात कहीं ना कहीं पहुँच भी चुकी होगी। वो ज़रा आगे झुका। वो समझ सकते हैं कि आप लेवरेज के लिए बेहतरीन सौदा हैं। ज़रीन की उंगलियां लाशऊरी तौर पर बैग की जिप पर जम गई थी। मैं कल से उन दोनों की सिक्योरिटी हाई कर दूंगा, काबिल ने कहा। साद और ज़ोई इस कंपनी के सबसे कीमती असासी हैं। आपको क्यों लगता है कि उन्हें यूं एग्जाइल करना सही फैसला है? ज़रीन अभी भी समझ नहीं पा रही थी उसे। काबिल लम्हा भर खामोश रहा। जमान और शामिर भाई की आखिरी ख्वाहिश थी। उसने आहिस्ता से कहा। ज़रीन चौंक गई। आप उस वक्त उनके साथ थे? काबिल ने नज़र चुरा ली। वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा ज़रीन, फ़िलहाल बस एतमाद करें। वो उठ खड़ा हुआ। आज की बातों पर मेरे साइन ले लीजिए, अपना केस तैयार रखें और साद और ज़ोई मेरे हवाले कर दीजिए। मैं जुनैरा को आपके हवाले नहीं कर सकती, ज़रीन ने दो टोक कहा। और सच कहूँ तो मुझे मर्दों से नफ़रत है, ख़ास तौर पर आप जैसे जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। काबिल मुस्कुराया। तो आपको लगता है मैं छोटा हूँ, यानी 37 का नहीं लगता? मुझे पहले ही अंदाज़ा था। ज़रीन ने गहरी सांस ली। आप इतने लापरवाह क्यों हैं? क्या आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सख्त होना चाहिए? ऐसे कंपनी कैसे चला पा रहे हैं? काबिल की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। जब इंसान ज़िंदगी में सब कुछ देख लेता है, वो धीरे से बोला, तो दुख, दर्द, गुस्सा सब अपनी अहमियत खो देते हैं। और आपने कहा था ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ज़रीन को अचानक याद आया, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये जुमला उसने कभी साद को जुनैरा के बारे में कहा था। तो ये शख्स लापरवाह नहीं था, वो बस छुपा हुआ है। वक्त के साथ आप समझ जाएंगी, काबिल ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। कल से साद और ज़ोई मुकम्मल सिक्योरिटी में होंगे और ज़ोई आपके पास ही रहेगी। उम्मीद है आप अपने बात के सच्चे होंगे मिस्टर काबिल, ज़रीन ने फाइलें बैग में रखते हुए कहा। आपसे झूठ बोलने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं। काबिल ने ज़रीन के लिए दरवाज़ा खोला। ज़रीन कॉफ़ी शॉप की तरफ रवाना हो गई। एक वीरान वेयरहाउस, छत से लटकती जंग आलूद लोहे की चादरें हल्की हल्की चरचरा रही थी। कहीं कहीं से पानी टपकने की आवाज़ें आ रही थी। वो खामोशी को और ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। दीवारों पर नमी के सियाह धब्बे फैले हुए थे, जैसे बरसों की कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए हों। अंदर इंतहाई अंधेरा था, बस एक टूटी हुई बल्ब की मध्यम रोशनी जो हर चंद लम्हों बाद लरस कर जल्दी बुझती पूरे हॉल को किसी डरावनी ख्वाब जैसा बना रही थी। बीच हॉल में एक कुर्सी से दो लोग बंधे हुए थे, एक लड़का, एक लड़की। लड़के का सर झुका हुआ था, सांसें मध्यम मगर जिंदा होने की गवाही दे रही थी। हाथ मोटी रस्सियों से इतनी मजबूती से बंधे थे
کہ ہلکی سی جنبش بھی درد کی لہر دوڑا دیتی۔ لڑکی کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، بال چہرے پر بکھرے، جسم بے جان، جیسے ہوش اس سے کوسوں دور ہو۔ اچانک 4 گولیوں کی آوازیں گونجی، دھماکوں کی طرح۔ ویئر ہاؤس کی دیواریں کانپ اٹھی، چوہے اور پرندے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگے۔ لڑکا جھٹکے سے ہوش میں آیا، سانس اکھڑ گئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی مگر کرسیوں نے اجازت نہ دی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظر لڑکی پر پڑی، وہ ابھی بے ہوش تھی۔ پانی پھینکو اس پر، کہیں اندھیرے سے ایک بھاری سرد آواز ابھری۔ اگلے ہی لمحے برف جیسا ٹھنڈا پانی ان دونوں پر پھینکا گیا۔ لڑکا تڑپ اٹھا، سانس سینے میں اٹک گئی۔ لڑکی چیخ کے ساتھ ہوش میں آ گئی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے خود کو اجنبی اندھیرے میں پایا۔ دل دہل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سائے، ہر طرف سائے۔ کم از کم 8 سے 10 آدمی، کچھ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے، کچھ ہاتھوں میں بندوقیں تھامے، چہرے آدھے اندھیرے میں چھپے تھے، آنکھوں میں وحشت اور درندگی چمک رہی تھی۔ ایک شخص پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی ویئر ہاؤس میں گونجی، ٹکرا کر واپس آئی اور خوف کو کئی گنا بڑھا گئی۔ آخر کار وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ایک ہی دن میں شامیر اور زمان کی قیمتی اثاثے میرے قید میں ہیں۔ وہ روشنی کے نیچے آ گیا، چہرہ پتلا، آنکھیں سرخ، ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو جس پر تازہ خون کے دھبے واضح تھے۔ لڑکی کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ لڑکے نے دانت بھینچ لیے۔ وہ شخص چاقو گھماتا ہوا ان کے گرد چکر لگانے لگا، جیسے شکاری اپنے شکار کو ناپ رہا ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ جھک کر لڑکے کے کان کے قریب بولا۔ تم دونوں کی چیخیں کتنی قیمتی ہوں گی؟ پھر وہ لڑکی کے سامنے رکا، چاقو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھا۔ آج کا دن، وہ سرگوشی میں بولا، تم دونوں کبھی نہیں بھولو گے۔ بلب ایک بار پھر لرز کر جلنے لگا، سائے دیواروں پر ناچنے لگے، بندوقوں کی دھار کی آوازیں، بوٹوں کی چاپ، اور اس سب کے بیچ 2 بندھے ہوئے وجود جنہیں ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات کتنی لمبی ہونے والی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناول یہیں سٹاپ ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ بہت چھوٹا تھا۔ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ رائٹر ہمیں تھوڑا بڑھا دیں، سینز زیادہ دیں، اور بات کریں آج کے ایپیسوڈ کی تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا وہ اسٹارٹنگ کے جو 4 پیجز تھے جن میں کیریکٹرز کے انٹروڈکشن دیے گئے تھے، وہ مجھے سب سے زیادہ آئی کیچنگ لگے۔ اور قابیل کا کیریکٹر جو ہے ان سب میں سب سے زیادہ مضبوط کیریکٹر قابیل کا ہے ابھی ایز اف ناؤ اس ایپیسوڈ میں، تو مجھے یہی لگا۔ بات کی جائے ناول مالا کی، جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ قابیل نے اسپوائلر دے دیا ہماری زنیرہ کو کہ جس کے اینڈ میں مالا مر جاتی ہے۔ میں نے ابھی تک مالا نہیں پڑھا، میں نے خود نہیں پڑھا ناول، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنے ریلز دیکھ لی کہ سارا کا سارا اسپوائلر مجھے آلریڈی مل چکا ہے، اور مجھے ریکویسٹ بھی آئی تھی کہ میں مالا ناول پڑھوں۔ پھر میں نے کہا کہ بہت سارے چینلز پر آلریڈی اویلیبل ہیں، سارے لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، میں پڑھوں گی بھی تو کون سنے گا۔ ہاں جی تو مالا کے ریڈرز جو نان ریڈرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے انسٹا چلا لیا تو آپ کو مالا کی آدھی سے زیادہ کہانی تو پتہ ہی چل جانی ہے۔ خیر 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 کوئی گل نہیں۔ ہم ملیں گے اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ مجھے نہیں لگتا رائٹر اتنی جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ دینے والے ہیں۔ ایپیسوڈ 1 آیا تھا 1 جنوری کو، ایپیسوڈ 2 آیا ہے 1 فیبروری کو، یعنی ایگزیکٹلی آفٹر 1 منتھ۔ دیکھتے ہیں ایپیسوڈ 3 کب آتا ہے اور کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کیا کہانی ہے۔ یہاں تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سعد کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، ساتھ ساتھ زنیرہ کو بھی۔ کیوں کڈنیپ کیا گیا ہے، مافیا کا کیا چکر ہے، یہ سب ہم لوگ پڑھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ہوپ فلی۔ تو ہم ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور کل ہم ملیں گے کسی اور ناول کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔